हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए फीटर ट्रेड का ये प्रैक्टिस सेट रहेगा। मॉडल पेपर 1 है ये, और इस मॉडल पेपर में आप सभी जानते हो कि ट्रेड में 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस मॉडल पेपर में से आपको 28% जो है सही करने की पूरी कोशिश करनी है। नेगेटिव मार्किंग को हटा करके आपको केवल 28 क्वेश्चन सही करने हैं। जितने भी ज़्यादा हो सकते हैं वो आप पर निर्भर करता है, परंतु आप देखिए क्या आप फीटर ट्रेड में इस मॉडल पेपर में पास हो रहे हो या नहीं। चलिए इस पूरे मॉडल पेपर को कवर करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अग्नि सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के तत्वों में गलत है। एक यहाँ पर गलत है, कर्मचारियों के छुट्टी का नियमितीकरण, नियमित निकासी ड्रिल, आग उपकरण की रखरखाव और जांच, कर्मचारी प्रशिक्षण। तो यहाँ पर राइट आंसर यदि आपने चुना है ए सही होगा, क्योंकि यह गलत है। कर्मचारियों के छुट्टी का नियमितीकरण ये नहीं आएगा। चलिए सेकंड प्रश्न को देखते हैं। सोडा एसिड अग्निशामक में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। सोडा एसिड अग्निशामक में, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडा एसिड लिखा हुआ है तो सोडियम बाइकार्बोनेट याद रखना है। नेक्स्ट पर आते हैं। राष्ट्रीय अग्नि संरक्षण संघ के कोड और मानकों को दुनिया भर में अपनाने और इस्तेमाल करने, आग और अन्य जोखिम की संभावना को कम करने के लिए किया जाता है। अग्निशमन अधिकारी व्यावसायिक योग्यता के लिए एनएफपीए के मानकों में से कौन सा कोड आएगा। तो डी, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा, 1021। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। किसको मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए यहाँ पर एक का प्रयोग किया जाता है। ये अनकम्प्लीट प्रश्न है, तो ये पूरा प्रश्न होना चाहिए था कि भट्टी के अंदर का तापमान किसको मापने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ भट्टी। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, उत्तरामापी पायरोमीटर। पायरोमीटर का दोस्तों उपयोग करते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। एक यार्ड गज कितने इंच के बराबर होता है। एक यार्ड गज कितने इंच के बराबर होता है। तो यदि आपने पढ़ा है फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा, 36 इंच। 36 इंच के बराबर होता है। और 12 इंच किसका मान होता है। तो 1 फुट की जो वैल्यू होती है वो 12 इंच होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। लंबाई मापन की ब्रिटिश प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा बेस यूनिट आधार इकाई है। केवल दोस्तों टेस्ट लगा रहे हैं। चलिए, तो राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, द इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड। बेस यूनिट आधार इकाई है द इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। डाई बनाई जाती है। डाई किसकी बनाई जाती है। तो राइट आंसर होगा तीसरा विकल्प, हाई कार्बन स्टील की डाई बनाई जाती है। देखिए, डाई हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। इसको हार्ड व टेम्पर किया जाता है डाई को। और डाई में दोस्तों वी आकार की स्टैंडर्ड चूड़ियाँ बनी हुई होती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। डाइंग एक ऑपरेशन है जो क्या करता है। गोल छड़ या बोल्ट के बाह्य चूड़ियों को काटता है, छिद्र के आंतरिक चूड़ियों को काटता है, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर डी विकल्प आप चुनेंगे, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आप चुनेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विकल्प। डाई दोस्तों गोल छड़ या बोल्ट के बाह्य चूड़ियों को काटता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन नहीं लगाना है। सभी जान चुके होंगे कि डाई जो है बाह्य चूड़ियों को काटने के लिए उपयोग में लाया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। एक पूर्व निर्धारित आकृति के लिए एक स्टॉक सामग्री में एक टुकड़ा काटने के संचालन को कहा जाता है। एक पूर्व निर्धारित आकृति के लिए एक स्टॉक सामग्री में एक टुकड़ा काटने के संचालन को कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन पहले वाला, ब्लेकिंग। क्या कहते हैं इसको, ब्लेकिंग कहते हैं। आप आंसर जो लगाते हुए चलिएगा, फिर कमेंट कीजिएगा कि 100 में से हमने इतने क्वेश्चन जो सही किए हैं। प्रश्न नंबर 10 है, जिग किसके लिए उपलब्ध होते हैं।
जिग जो है किसके लिए उपलब्ध होते हैं? तो राइट आंसर होगा फोर्थ विकल्प, ड्रिलिंग या बोरिंग के लिए। जिग का प्रयोग जो है ड्रिलिंग या बोरिंग करने के लिए किया जाता है। यदि हम जिग के बारे में थोड़ा सा और जान ले तो ये बेटर हो जाएगा। जिग क्या है? एक प्रकार का साधन होता है दोस्तों, जो जॉब को क्या करता है? जॉब को सही पोजीशन में पकड़ता है। जिग जॉब को पकड़ता है, इस चीज़ को याद रखना है, मेन पॉइंट है। जिग जॉब को पकड़ता है और दोस्तों गाइड करता है, गाइड करता है। ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे, कई बार प्रश्न इनसे बनते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर रहते हैं। बोर से अवस्थिति के लिए प्रयोग किए जाने वाले जिग का प्रकार क्या होता है? बोर से अवस्थिति के लिए प्रयोग किए जाने वाले जिग का प्रकार कौन सा होता है? यदि आपने पहला ऑप्शन चुना है तो ये सही रहेगा, पोस्ट जिग। तो याद कर लीजिए, बोर पोस्ट। कैसे भी ट्रिक बनाइए, यही वक्त है कि आप जो है ट्रिक बना करके क्वेश्चनों को रख सकते हो। देखिए सभी विद्यार्थी पेड़ में लगे हुए हैं, परंतु ट्रिक से ही ये हो पाएंगे क्वेश्चन। बोर अवस्थिति के लिए पोस्ट जिग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर जाते हैं। टेपर पिन रीमर में टेपर है 20 में 1, 50 में 1, 85 में 1, 100 में 1। तो क्या राइट आंसर बनेगा? यदि आपने केवल दूसरा ऑप्शन चुना है तो ये सही रहेगा। टेपर पिन रीमर में टेपर जो है 1:1 दोस्तों 50 का होता है, 50 में 1। इस चीज़ को याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। वर्कपीस की चिकनाई और सटीकता के लिए ड्रिलिंग या बोरिंग के बाद की जाने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है? ड्रिलिंग या बोरिंग के बाद की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, रीमर। देखिए ड्रिलिंग या बोरिंग के बाद में रीमर का प्रयोग किया जाता है। रीमर का प्रयोग किया जाता है ड्रिल होल को फिनिशिंग करने के लिए। ड्रिल होल को फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है और ड्रिल होल के साइज को थोड़ा सा और बड़ा करने के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं? रीमिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। जो उचित होगा उसको जो बताते हुए चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा बहुबिंदु कर्तन उपकरण है जिसका प्रयोग पहले से बनाए गए छिद्र को अल्प मात्रा में किंतु उच्च श्रेणी की विशुद्धता के साथ बड़ा करने के लिए किया जाता है ताकि किनारे चिकने रहें? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, रीमर और परिछिद्रक। देखिए अभी हमने बताया आपको क्या करता है रीमर। रीमर का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है उच्च श्रेणी की विशुद्धता के साथ बड़ा करने के लिए। छिद्र को जो अल्प छिद्र होता है उसको बड़ा करने के लिए रीमर का प्रयोग किया जाता है। यही मेन पॉइंट है इसका। नेक्स्ट पर आइए। एक फाइल के कर्तन कार्य पर आधारित है। कर्तन कार्य पर आधारित है फाइल। कर्तन के प्रकार एवं दांतों के अंतःकरण आएगा। फाइलों के दांतों के विन्यास, फाइल के आकार एवं आकृति, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर यदि आपने फोर्थ ऑप्शन चुन लिया है तो ये सही रहेगा। यहाँ पर उपर्युक्त सभी जो है फाइल के कार्य हैं। नेक्स्ट पर आइए। फाइलों रेती के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। रेती जो होती है उसके बारे में सही कथन का चयन करना है। डबल कट फाइलें सिंगल कट फाइलों के मुकाबले स्टॉक को कम तेज़ी से हटाती हैं। तो ये पहला विकल्प है जो कि गलत हो जाएगा। दूसरे विकल्प में डबल कट फाइलों में प्राप्त फिनिशिंग की हुई सतह सिंगल कट फाइलों की तुलना में बहुत चिकनी होती हैं। जो डबल कट फाइलें होती हैं वो सिंगल कट फाइलों की तुलना में बहुत चिकनी होती हैं। नहीं दोस्तों, ये भी गलत होगा। सिंगल कट फाइलों में प्राप्त फिनिशिंग की हुई सतह डबल कट फाइलों की तुलना में बहुत चिकनी होती हैं। तो यही यहाँ पर राइट है दोस्तों। सिंगल कट फाइलें क्या करती है? सिंगल कट फाइलें जो है डबल कट फाइलों की तुलना में अधिक फिनिशिंग देती हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। जो फाइल्स होती है हमारी, इसमें सिंगल कट फाइल इस तरीके से होते हैं, ठीक है, और डबल कट फाइल में ये खांचे जो है इस प्रकार होते हैं। तो सिंगल कट फाइलें अधिक फिनिशिंग देती हैं डबल कट फाइलों की तुलना में। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। कोनों को परिष्कृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस फाइल का प्रयोग किया जाता है?
आपको कोनों को परिष्कृत करना है तो किस फाइल का प्रयोग किया जाएगा? राइट आंसर होगा दूसरा विकल्प, बेरेट फाइल। बेरेट फाइल का उपयोग किया जाता है। बेरेट फाइल जो है त्रिकोण आकार की होती है। इस चीज़ को याद करें दोस्तों, बेरेट जो फाइल होती है ये त्रिकोण आकार की फाइल होती है। इससे क्या होता है, कोनों को परिष्कृत किया जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं, इंजीनियर के वॉइस का आमाप किसके द्वारा विनिर्दिष्ट है? किसके द्वारा विनिर्दिष्ट होता है? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, जो कि चौड़ाई। तो चौड़ाई आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर आइए, बेंच वॉइस में प्रयोग किए जाने वाले वॉइस जॉब का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बेंच वॉइस में प्रयोग किए जाने वाले वॉइस जॉब का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जबड़ों की सुरक्षा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, बेंच वाइज जो बनी होती है, ये प्रश्न भी बनता है कि बेंच वाइज जो है किसकी बनी होती है? तो इसकी बॉडी दोस्तों, इसकी बॉडी ढलवा लोहे की बनी होती है। ये भी याद रखना है आपको। चलिए प्रश्न नंबर 20 है, एक ग्रेड 50 mm लंबा वी ब्लॉक जो 5 से 40 mm व्यास के कार्यांश को पकड़ता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है वो? तो विकल्प 2 सही है, वी ब्लॉक 50 बाई ए से 40 ए। तो आपको इसको थोड़ा सा रिलेट रखना है। देखिए मैं इसके थोड़ा लॉजिक बता देता हूँ। यहाँ पर ए 50 mm दिया गया है, आपको ऑप्शन चुनना है वी ब्लॉक 50। यहाँ पर ए लगा हुआ है, इसको नहीं लगाना है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से लिखा, ध्यान से देख लीजिए ताकि एग्जाम में कन्फ्यूज ना हो। फिर आपको 5 से 40 mm दिया गया है, यहाँ पर आपको बाई करके लिखना है 5 से 40 और यहाँ पर ए लिखना है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से देखना है आपको दोस्तों। तो वी ब्लॉक ग्रेड ए, वी ब्लॉक ग्रेड ए का आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 1 माइक्रो इंच का मूल्य होता है, 1 माइक्रो इंच का मूल्य क्या आएगा? तो वेरी इजी है, पहला विकल्प यहाँ पर सही होगा। देखिए 2 2 4 2 6। ठीक है, 1 गुणा 10 की पावर -6 होता है 1 माइक्रो इंच। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, 800 गुणा 400 mm के एक इस्पात प्लेट 1 से 20 के स्केल में आरेखित करना है, आरेखन की लंबाइयाँ क्या होंगी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगाइए आंसर। तो यदि आपने थर्ड ऑप्शन चुना तो सही रहेगा, 40 mm और रेशो जो दिया गया है इसका, नहीं रेशो नहीं है शायद, रेशो ही है 40-70 mm। तो इसको कैसे करें दोस्तों? देखिए RF, इसका जो फॉर्मूला होता है मापी गई पानी और वास्तविक मापनी, ये तो इसका सूत्र है। परंतु आप इसको RF जो है ना, ये वाला है 1:20, परंतु आपको इसको ऐसे नहीं, बस इसको ऐसे याद कर लीजिए। मैं लॉजिक सा बता देता हूँ हल्का सा। देखिए कैसे याद रखेंगे, जो 1 है इसकी गुना आपको 800 में करनी है। सपोज करो यहाँ पर 230 लिख देता, तब जो है क्वेश्चन का आंसर बदल जाता? नहीं बदल जाता, बिल्कुल बदल जाता। तो दोस्तों 1 की गुना तो करनी है आपको 800 में। ठीक है, 800 हो जाएगा और इस 20 से इसको भाग लगाना है तो आ जाएगा 40 mm। ठीक है, उसी प्रकार आपको 1400 में 1 की गुना करनी है तो 1400 ही होगा और 20 से इसको भाग लगाना है तो कितना आएगा? 70 mm आ जाएगा। यदि एग्जाम में प्रश्न आएगा तो ऐसे ही करना है। यदि यहाँ पर 2:30 होता तो 2 की गुना आपको 800 में करनी थी और 30 से इसको भाग लगाना था। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, एक तार का ऊपरी सिरा जिसकी लंबाई 2 mm और त्रिज्या 1 mm है को क्लेम किया जाता है। यदि तार के निचले सिरे को 30 कोण पर मोड़ दिया जाता है तो अपरूपण एंगल ऑफ शेयर कितना होगा? तो यह भी एक न्यूमेरिकल टाइप ही क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे? तो आपको याद रखना है अरूपण कोण को फाई से प्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है आर थीटा बाई एल हो जाएगा। तो आपके पास 1 mm जो है
त्रिज्या है। तो 1 mm त्रिज्या, इसको मीटर में बनाना है तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻³ और थीटा कितना है 30 है। तो थीटा आपके पास 30 है और एल आपके पास 2 मीटर है, क्योंकि यहाँ पर लंबाई दोस्तों मीटर में दी गई थी और ये त्रिज्या mm में दी गई थी, तो इसको भी हमने मीटर में बनाया है। तो मीटर से मीटर कट जाएगा और 2 से 30 को भाग देंगे 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 × 10⁻³ जैसे ही इसको हल करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 वाला। देखिए यहाँ पर 0.015 डिग्री, यानी कि 15 आपको कर देना है 1000, फिर आप डिवाइड करेंगे तो 4th ऑप्शन आपको आंसर मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट पर आइए, बियरिंग का क्या कार्य होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, शाफ्ट और गियर की गति को आसान बनाना ही बियरिंग का कार्य होता है। बियरिंग का कार्य मैंने आपको बताया, किसी मशीन के घूमने वाले भाग को आधार प्रदान करता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। बहुत भारी रेडियल भार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बहुत भारी रेडियल भार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा डबल रोलर बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। बहुत भारी है ना, तो डबल याद रखना है, डबल रोलर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं, उस बेयरिंग के प्रकार का नाम बताइए जिसका उपयोग हाइमिंग के स्थान पर सीमित होने के कारण बेयरिंग का बाहरी व्यायाम प्रतिबंधित हो जाने की दिशा में किया जाता है। तो राइट होगा नीडल बेयरिंग बाहरी व्यायाम प्रतिबंधित हो जाने की दिशा में किया जाता है। देखिए प्रश्न तो डिफ़िकल्टी आएंगे और इसी प्रकार का जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। चित्र से तो 1 से 2 प्रश्न बन सकता है, परंतु इसी तरह के थ्योरेटिकल प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इन्हीं को तैयार करना है और आपको तो केवल 28 क्वेश्चन एग्जाम में सही करने हैं, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा 45 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, तभी जा कर के 28% बनने के चांस रहेंगे। माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि का अर्थ क्या होता है? माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि का क्या अर्थ होता है? तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, थिम्बल पर 0 और स्लीव पर निर्देश रेखा संपाती नहीं है जब मापन फलन संपर्क में है। ये इसके लिए राइट आंसर रहेगा। तो ये सही आंसर है यहाँ पर। तो यहाँ पर माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि दी गई है। शून्य त्रुटि होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है ऋणात्मक नेगेटिव शून्य त्रुटि होती है, एक होती है धनात्मक पॉजिटिव शून्य त्रुटि। तो ऋणात्मक में क्या होता है, जो थिम्बल होता है हमारा वो शून्य डेटम लाइन से आगे चला जाता है। इसमें क्या होता है, थिम्बल शून्य डेटम लाइन से आगे चला जाता है। तो आप बताइए इसको याद कैसे रखें? देखिए आपके लिए, यदि आपसे कोई आगे चले जाएगा तो ऋणात्मक कहेंगे, ऐसे याद कर लीजिए। यदि कोई आपसे पीछे चले जाएगा तो उसको दोस्तों धनात्मक कहेंगे। थिम्बल का शून्य डेटम लाइन से पीछे होना ही धनात्मक होता है। तो याद कर लेना है, इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है थिम्बल। नेक्स्ट, 50 से 75 मिलीमीटर बाहरी माइक्रोमीटर का शून्य पाठ्यांक क्या होता है? 50 से 75 मिलीमीटर बाहरी माइक्रोमीटर का शून्य पाठ्यांक क्या होता है? 4th ऑप्शन सही रहेगा 50 मिलीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, रोलिंग और एक्सट्रूजन के द्वारा यह किसका उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन सही है हॉट वर्किंग। रोलिंग और एक्सट्रूजन हॉट वर्किंग का उदाहरण होता है। नेक्स्ट, दिए गए पदार्थों को उनकी वेल्डिंग क्षमता के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। बढ़ते क्रम में आपको लगाना है वेल्डिंग क्षमता के अनुसार इन पदार्थों को। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन सही रहेगा, तांबा, ढलवा लोहा, मृदु इस्पात। ये क्रम इनका, पहले तांबा आएगा, फिर ढलवा लोहा आएगा, फिर दोस्तों मृदुल इस्पात आएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
फोर्जन प्रक्रिया जिसमें वर्कपीस की लंबाई को घटाया जाता है तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये कह रहा है कि वर्कपीस की लंबाई को घटाया जाता है तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है। इसी को दोस्तों अपसेटिंग कहते हैं। अपसेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। आघातवर्धित ढलवा लोहा उत्पन्न होगा। तो किससे यह उत्पन्न होता है? पिंगले ढलवा लोहा की ध्रुव शीतलन से? नहीं, ये गलत है। सफेद ढलवा लोहा की अनिलिन परक्रम द्वारा। तो दूसरा ऑप्शन चुनने वालों का सही आंसर हो जाएगा, यही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आघातवर्धनीयता मेलिबिलिटी का एक गुणधर्म नहीं करता है? शीशा, एल्यूमिनियम, ढलवा लोहा, चांदी। तो वेरी इजी है, शीशा नहीं करता है। आघात वर्धनीयता का गुण ही शीशा नहीं दर्शाता है, जबकि ये दर्शाते हैं क्योंकि इनको पीट करके बड़ा किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। क्या कह रहा है? एक कटिंग टूल का वह गुणधर्म जो धातु के काटने के दौरान अचानक भार पड़ने के कारण टूटने का प्रतिरोध करता है, क्या कहलाता है? टूटने का यह प्रतिरोध करता है। एक कटिंग टूल का वह गुणधर्म है। कौन से कटिंग टूल का वह गुणधर्म है? तो तीसरा ऑप्शन सही है, चीमड़। चीमड़ याद रखेंगे, ये टूटने का विरोध करता है। मुड़ जाता है, लचीला होता है, परंतु ये टूटने का विरोध करेगा। चीमड़ जिसको आसानी से मोड़ा जा सकता है, चीमड़ को आसानी से मोड़ा जा सकता है। प्रश्न नंबर 35 है। शीर्ण चक्र के प्रसाधन का संदर्भ से किससे है? देखिए, ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जिनको देखकर लगता है कि पता नहीं कहाँ से पूछ रहा है प्रश्न। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। चक्र के कर्तन क्रियाविधि के पुनः स्थापन। नेक्स्ट, ग्राइंडिंग व्हील को दो मुख्य कारणों की वजह से अप्रभावी होता है, जिसको जाना जाता है। ग्राइंडिंग व्हील को मुख्य दो कारणों की वजह से जाना जाता है। वे दो मुख्य कारण कौन से आपको नजर आ रहे हैं? लोडिंग और ग्लेजिंग। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में रिक्त स्थान फिल करना है। वह कर्तन तेल जो सूक्ष्म पोषण में उपरोध को रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। विलेय तेल या खनिज तेल या फिर संश्लिष्ट विलेय तेल या जल। उपरोध को रोकने के लिए किस कर्तन तेल का उपयोग किया जाता है? तो यदि आपने ऑप्शन चुना है दूसरा तो सही रहेगा, संश्लिष्ट विलेय तेल का उपयोग किया जाता है। चलिए, पॉइंट टू पॉइंट आपको याद करना है। एक आंतरिक पेंच की चूड़ी में लघु व्यास, रिक्त स्थान फिल कीजिए, है। एक आंतरिक पेंच की चूड़ी में छिद्र बनाने के लिए ड्रिल किए गए छिद्र का व्यास या फिर ब्लैंक का बाहरी व्यास जिस पर चूड़ी को काटा जाता है, या फिर पूरी चूड़ी को काटने के बाद लघु व्यास, चूड़ी काटने के बाद सबसे बड़ा व्यास, क्या आएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन पहला है, छिद्र बनाने के लिए ड्रिल किए हुए छिद्र का व्यास, ये सही रहेगा यहाँ पर। एक आंतरिक पेंच की चूड़ी लघु व्यास, छिद्र बनाने के लिए ड्रिल किए हुए छिद्र का व्यास है। नेक्स्ट पर आते हैं। M20 गुणा 1.5 चूड़ी में संख्यात्मक नंबर 20 प्रदर्शित करता है। चूड़ी का मेजर व्यास, चूड़ी का छोटा व्यास या पिच, या चूड़ी का पिच व्यास। तो A1 सही यहाँ पर दोस्तों, पहला विकल्प सही रहेगा, चूड़ी का मेजर व्यास M20। तो याद कैसे रखेंगे? यहाँ पर मेजर है, मेजर व्यास, तो मेजर को M से प्रेजेंट कर लीजिए और यहाँ पर M20 लिखा हुआ है, इससे याद रहेगा M20, M मेजर व्यास। रिलेट कीजिए भाई। प्रश्न नंबर 40 है। धड़ के झुकाव और अक्ष के लंबवत खींची गई एक काल्पनिक रेखा के बीच के कोण को किस नाम से जाना जाता है? धड़ के झुकाव और अक्ष के लंबवत खींची गई एक काल्पनिक रेखा के बीच के कोण को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन दूसरा है, हेलिक्स कोण। किस नाम से जानते हैं इसको? हेलिक्स कोण के नाम से जानते हैं। चलिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि टेस्ट लग रहा है। होनिंग प्रक्रिया में
औजार होता है? होनिंग प्रक्रिया में औजार होता है रेसिप्रोसिटिंग और रोटरी गति में। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा। होनिंग औजार को एब्रेसिव के साथ स्थिर करके मशीन स्पिंडल को पकड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से परिचालन के दौरान होनिंग मशीन का चलन कौन सा है? होनिंग मशीन का चलन कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन सही है ऊर्ध्वाधर एवं प्रत्यागामी। इस चीज़ को याद कर लीजिए। होनिंग प्रक्रिया में होनिंग मशीन का चलन ऊर्ध्वाधर एवं प्रत्यागामी होता है। होनिंग से क्या होता है? सतह में अच्छी फिनिशिंग होती है। होनिंग के द्वारा सतह में अच्छी फिनिशिंग होती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। वेट होनिंग में कूलेंट का प्रयोग किया जाता है कम धातु काटने के लिए। नंबर ग्रेड साइज का होनिंग स्टोन प्रयोग किया जाता है। फीटर एनटीपीसी फीटर 2014 में पूछा गया है। फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा 120 से 300 नंबर। ग्रेन साइज का होनिंग स्टोन प्रयोग किया जाता है किसके लिए? कम धातु काटने के लिए। ये लाइन पकड़नी है, कम धातु काटने के लिए 120 से 300 नंबर ग्रेन साइज का होनिंग स्टोन प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सोप स्टोन है किस प्रकार का स्नेहक है? ये सोप स्टोन एक स्थान फिल करना है अस्नेहक है। तरल स्नेहक है ये, अर्धस्थायी स्नेहक है ये, या ठोस स्नेहक है ये? तो अस्नेहक दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। तीनों के नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। किसका उदाहरण है ये? तो तीसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। ठोस अस्नेहक का उदाहरण है सोप स्टोन। तो याद आपको रखना है। यदि आपसे पूछ ले ग्रीस, तो ग्रीस किस प्रकार का स्नेहक है? तो इसको याद रखेंगे। ये आपका अर्ध ठोस, क्या है ये? अर्ध अस्थायी ठोस स्नेहक है ये, ठीक है। और तरल में तो आप जानते हैं तेल वगैरह जाएगा, ठीक है। तरल स्नेहक में तेल मैंने बताया आपको डीजल, मोबिल आदि आते हैं। कर्तन द्रवों के मूल प्रकार ये हैं। क्या है मूल प्रकार? ये उपकरण और कार्य भाग को शीतल करना, यही कार्य है इनका। पहला ही सही है। प्रश्न नंबर 46 है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस स्नेहक को स्नेहक लुब्रिकेशन की स्प्लेश विधि में उपयोग नहीं किया जा सकता? खनिज तेल को, ग्रीस को, सिंथेटिक तेल को, या एनिमल तेल को? किसको प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ग्रीस को प्रयोग नहीं किया जाता है। किसने बोला? स्नेहक को स्नेहन लुब्रिकेशन की स्प्लेश विधि में प्रयोग नहीं किया जाता है। ये प्रश्न देखिए नीचे वाला पूछा गया है 2019 में। इनमें से क्या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का भाग है? तो फोर्थ सही रहेगा सभी विकल्प। स्नेहक, सर्विसिंग और इंस्पेक्शन ये सभी होते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। चलिए मशीनों की प्रतिदिन की जाने वाली देखभाल को क्या कहते हैं? आप मशीनों की यदि प्रतिदिन देखभाल करते हैं इसको क्या कहते हैं? रेक राउंड मेंटेनेंस, या फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, या रूटीन मेंटेनेंस? प्रतिदिन करेंगे तो प्रतिदिन डेली आपका रूटीन होना चाहिए, रूटीन मेंटेनेंस। ऐसे आप इसको याद कर लीजिए। कभी कभी जो ये पॉइंट मैं बोलता रहता हूँ ये भी आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं एग्जाम में। चलिए प्रत्येक क्लास से कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है दोस्तों। और सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ड्राफ्ट ट्यूबर का प्रकार नहीं है? एक प्रकार यहाँ पर नहीं है, तो राइट आंसर होगा पहला विकल्प फ्लेट नहीं है। नेक्स्ट पर आते हैं। पारे के वजन और पानी की बराबर मात्रा के वजन के बीच को किस नाम से जाना जाता है? पारे का विशिष्ट भार, पारे का विशिष्ट आयतन, पारे का घनत्व, पारे का विशिष्ट गुरुत्व। पारे के वजन और पानी की बराबर मात्रा के वजन के बीच को किस नाम से आप जानोगे? तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा पारे का विशिष्ट गुरुत्व। नेक्स्ट, अब केंद्रीय पंप सेट के चूषण सेक्शन साइड में रहे वायु को निकालने हेतु एक स्थान फिल कीजिए का कार्य किया जाता है? तो 51 का राइट आंसर है पहला विकल्प प्राइमिंग।
क्या कहते हैं इसको? प्राइमिंग कहते हैं। नेक्स्ट पर्सन, AC DC में परिवर्तित करने वाले विद्युत उपकरण या साधन को किस नाम से जाना जाता है? देखिए वेरी इजी होता है। AC को यदि DC में आपको चेंज करना है, इसके लिए आएगा पहला विकल्प रेक्टिफायर। ये तो लड्डू होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन यदि आ जाएं, लड्डू होते हैं। वेल्ड क्षेत्र की चमक की तीव्रता के कारण होने वाली चोट या क्षति से बचाव के लिए, वेल्ड क्षेत्र की चमक की तीव्रता के कारण होने वाली क्षति से बचाव के लिए क्या होना चाहिए? जब आप वेल्ड कर रहे हो, उसकी जो चमक निकल रही है, उससे बचने के लिए आपको दोस्तों काले चश्मे, वेल्डिंग हेलमेट का उपयोग किया जाना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये भी आपने सही किया होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, दिए गए चित्र में एक्स अक्षर क्या दर्शाता है? एक यहाँ पर चित्र से प्रश्न आया है अब तक। यहाँ पर ये ऐसे लगा हुआ है दोस्तों, तो एक्स अक्षर ये क्या दर्शा रहा है? यहाँ पर इसके जस्ट आप देख रहे होंगे मुंह पर ये लगा हुआ है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। जहरीले धुएं को सांस के साथ जाने से रोकने के लिए श्वास यंत्र पैड यहाँ पर लगा हुआ है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, ऊष्मा उपचार का उद्देश्य है। ऊष्मा उपचार का क्या उद्देश्य होता है? मशीनता को कम करना होता है, धातु को नरम करना होता है, या फिर तप्त या तिप्त रोपण के दौरान पदार्थ में उत्पन्न प्रतिबल को खत्म करना? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन है। ये दोस्तों धातु को नरम करता है। ऊष्मा उपचार का जो मुख्य उद्देश्य होता है धातु को नरम करना होता है। तप्त अतप्त रोपण के दौरान पदार्थ में उत्पन्न प्रतिबल को खत्म करना भी इसका उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर ये सही है और सभी ने सही किया है दोस्तों। नाइट्राइडिंग कर्ण प्रक्रिया में सतह को किससे संवर्धित किया जाता है? देखिए ऊष्मा उपचार से हमने ये टॉपिक आपको कराया है, छोटी सी वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ में आपको बताया है। नहीं देखी तो आप देख सकते हो। तो राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। तो नाइट्राइडीकरण नाइट्रोजन रिलेट रखिए, याद रहेगा। लैथ के बाएं हाथ की ओर एक स्थिर इकाई जिसका कार्य मुख्य मोटर से ड्राइव को कार्य तक संचालित करना है। ठीक है, लैथ मशीन, ये आपकी लैथ मशीन है, इस प्रकार बनी हुई है, समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। फिर आप देखिए यहाँ पर बाएं हाथ पर कह रहा है, तो इधर आपका राइट हैंड साइड होगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड होगा। क्या आएगा बाएं हाथ पर? तो बाएं हाथ पर टायल स्टॉक होता है, फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा। और दाएं हाथ पर दोस्तों हेड स्टॉक होता है। चलिए यही यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, और भी कुछ जानना चाहते हैं का? चलिए बता देता हूँ। लैथ का बेड किसका बना होता है? ये चीज़ आप याद रखेंगे, लैथ का बेड किसका बना होता है? अभी मैंने बताया कास्ट आयरन का, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाग कंपाउंड रेस्ट के शीर्ष पर बिल्कुल सही बैठता है? कंपाउंड रेस्ट के शीर्ष पर सही बैठता है। तो राइट आंसर होगा टॉप स्लाइड। टॉप स्लाइड होता है कंपाउंड रेस्ट के ऊपर दोस्तों। क्या आएगा? टॉप स्लाइड आएगा। ठीक है, और टॉप स्लाइड के ऊपर टूल पोस्ट होगा। ठीक है, और सबसे नीचे सैडल होता है। चलिए, वर्क पीस की वह अधिकतम लंबाई क्या कहलाती है जिसे लेथ मशीन पर काम करने के लिए लिया जा सकता है? वर्क पीस की वह अधिकतम लंबाई क्या कहलाती है जिसे लेथ मशीन पर काम करने के लिए लिया जाता है? केंद्रों की ऊंचाई, केंद्रों के बीच की लंबाई। देखिए क्या आंसर आने वाला है इन दोनों में से, तो 2 विकल्प यहाँ पर सही रहेगा, केंद्रों के बीच की लंबाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। यदि बोल्ट का आकार M30 है, इसका मतलब क्या है? बोल्ट का आकार M30 है तो उसका क्या मतलब है? तो राइट आंसर होगा पहला विकल्प, व्यास 30 mm है और थ्रेड मीट्रिक थ्रेड है। तो मीट्रिक थ्रेड दोस्तों सभी में दिया गया था, परंतु ये एक व्यास 30 को प्रेजेंट कर रहा है। व्यास 30 mm पूरा याद रखिए। नेक्स्ट पर आते हैं, इधर आ जाइए।
अलग किए गए STUB सिरे अनिवार्य रूप से किससे अधिक नहीं होने चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है दूसरा विकल्प, 40 से 50 mm से अधिक नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर देखिए, जब बोल्ट को 35 mm की लंबाई से निविष्ट किया जाता है तो एकल प्रारंभ थ्रेड से युक्त M12 गुणा 1.5 के एक बोल्ट के लिए कितने थ्रेड का इस्तेमाल किया जाएगा? तो इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला, इसको याद कर सकते हो तो कर लीजिए। L बराबर NP, L बराबर NP है। यहाँ पर लंबाई आपको 35 mm दी गई है और आपको N जो है निकालना है, N निकालना है और P दिया गया आपको 1.75, ये दिया गया आपको। बस डिवाइड कीजिए दोस्तों, आंसर आ जाएगा 35, 1.75, पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, 175 से अब 3500 को 175 से भाग करेंगे दोस्तों, राइट आंसर बनेगा पहला विकल्प 20 आएगा। चलिए देख लीजिए ध्यान से, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। बेंट स्निप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है बेंट स्निप का प्रयोग? तो ये कैंची के आकार की होती है दोस्तों। वक्र रेखाओं के साथ पत्थर को काटना, वक्र रेखाओं के साथ पत्थर को काटने के लिए बेंट स्निप का प्रयोग किया जाता है। और यह दोस्तों किसकी बनी होती है? हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। पतली मृदु धातु की चादरों को काटने के लिए प्रयोग की जाने वाली कर्तनी को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर पहला ही विकल्प है स्निप, हस्तचालित कर्तनी। तो ये हस्तचालित है, हाथ से चलाई जाती है क्योंकि कैंची के आकार की होती है। पतली मृदु धातुओं को काटने के लिए इसका प्रयोग जो किया जाता है और वक्र के आकार की चादरों को काटने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर आपका ये 65 है। यदि मृदु इस्पात का घनत्व 7.8 G/cc है तो 1000 मिलीमीटर चौड़े एवं 1 मिलीमीटर मोटाई के मृदु शीट का द्रव्यमान प्रति मीटर कितना होगा? तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर है दोस्तों 7.8 किलोग्राम। चलिए बस नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। पीनर नली को किस में उपयोग किया जाता है? वॉश हैंड और सिंक में इसका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या एक पाइप फिटिंग में 4 पाइप्स को समायोजित किया जाता है? 4 पाइप्स को समायोजित किया जाता है। सॉकेट, टी, क्रॉस, एल्बो। पाइप फिटिंग से मैंने चित्र के साथ में आपको कुछ क्वेश्चन कराए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में बार बार बन सकते हैं। तो इसके लिए प्रयोग करते हैं क्रॉस का। देखिए इस प्रकार, मैंने आपको वहाँ पर भी समझा था क्रॉस, ये क्रॉस इस प्रकार 4 पाइप्स को एक साथ फिटिंग किया जाता है इसमें, इसका नाम है क्रॉस। जबकि टी दोस्तों इस तरह का बना होता है, इसमें 3 होते हैं, 3 साइड होती हैं, इसमें 4 होती हैं, इसमें 3 तरफ जो है जल का प्रवाह होता है। और सॉकेट का प्रयोग किया जाता है 2 पाइपों को जोड़ने के लिए। एल्बो 90 डिग्री का इसमें कोण होता है। एल्बो का प्रयोग आप करते होंगे, देखा होगा आपने, पाइपों में किया जाता है। प्रश्न नंबर 68 है। पाइप को 50 मिलीमीटर से चिप 150 मिलीमीटर के बीच धारण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? यहाँ पर 5 आपका डायमीटर है, तो क्या आएगा यहाँ पर? चैन पाइप रिच का प्रयोग किया जाता है 50 से 150 मिलीमीटर के बीच। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कास्ट और नरम शीट कार्य में रिक्त स्थान फिल करना है। ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। किस ड्रिल का प्रयोग किया जाएगा? तो सपाट ड्रिल 69 का दूसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। और ड्रिल किसकी बनी होती है, ये प्रश्न भी बनता है। तो यह बनी होती है हाई कार्बन स्टील की, ठीक है, हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। जो भी कटिंग टूल होते हैं वो हाई कार्बन स्टील के ही बने होते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। फीड रेट और ड्रिल किए जाने वाले पदार्थ के प्रकार के बीच सही संबंध का चयन
करें। सही संबंध का आपको चयन करना है। चलिए नीचे देखिए यहाँ पर, तो कठोर पदार्थ के लिए फीड का मान कम होता है, ये विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो फीड रेट और ड्रिल किए जाने वाले पदार्थ के लिए सही संबंध क्या है, तो इसका सही संबंध है कठोर पदार्थ के लिए फीड का मान कम होता है। प्रश्न नंबर 71 है, निम्न में से किस प्रक्रिया में टूल की घूर्णन क्रिया का उपयोग करके ठोस धातु में वृत्ताकार छिद्र का निर्माण किया जा सकता है। ठोस धातु में वृत्ताकार छिद्र का निर्माण जो है किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा ड्रिलिंग का। यदि आप पहली बार छिद्र कर रहे हैं तो वहाँ पर ड्रिलिंग का ही उपयोग किया जाएगा। रीमर का तो जो छिद्र होता है उसको बड़ा करने के लिए ही रीमिंग का प्रयोग किया जाता है। काउंटर बोरिंग में जो है छिद्र को बड़ा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अस्लिप एक पद है जो इससे जुड़ता है, किससे जुड़ा होता है, बेल्ट से जुड़ा होता है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 73 है, वी पट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है। ये जो वी पट्टी होती है किसके लिए उपयुक्त होती है, ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए ये उपयुक्त होती है। याद कैसे रखें, देखिए वी पट्टी यहाँ पर आप देख रहे हैं ओपन यानी खुला हुआ दिख रहा है आपको, ओपन बेल्ट ड्राइव है, ऐसे इसको याद रखेंगे माइंड में तो याद हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं, वातानुकूल में एक तो स्थान फिल करना है, शामिल होता है। वातानुकूलन में क्या शामिल होता है, तापमान को नियंत्रित करना, आर्द्रता को नियंत्रित करना, वायु को साफ करना, ये सभी। तो यहाँ पर दोस्तों फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा, ये सभी वातानुकूलन में शामिल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। वीडियो का लास्ट अंतिम प्रश्न है दोस्तों। आपको यदि सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक के साथ साथ दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और भाई चैनल से आप जुड़ सकते हो। परिशीतन चक्र में जिसमें एक सीधे तांबे की पाइप फिटिंग का क्या परिणाम होता है, तो इसका परिणाम होगा दाब गिरेगा नहीं, यही इसका परिणाम है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने 75 में से 28 से कितने परसेंट सही किए हैं। 28 किए हैं, 29 किए हैं, 30 किए हैं, 35 किए, जो भी किए हैं, या फिर आपने ट्रेड को यहाँ पर क्वालिफाई कर लिया है इस मॉडल पेपर में, ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आपके कमेंट ही एक अच्छा फीडबैक प्रदान करते हैं, क्योंकि यह एक टेस्ट था दोस्तों, और टेस्ट से ही हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फीटर ट्रेड में क्या हमारा रिजल्ट अच्छे से इस वक्त कवर हो रहा है, या हमको और ज़्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता है। यदि कम हो रहा है तो भाई अच्छे से अध्ययन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, निश्चित ही सफलता मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।